नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी परीक्षा की तैयारियाँ भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य के रूप में क्लासें शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला अपने जो प्रथम इकाई है, पाठ है, जिसका नाम है आंकड़े, स्रोत और संकलन। तो इसमें पहला है आंकड़े क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आंकड़े क्या है। तो इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए, किसी माप के आधार पर की संख्यात्मक सूचना है वो आंकड़े हैं। इस पृथ्वी पर हम किसी भी चीज़ की या सूचना को जब हम संख्या के रूप में पढ़ते हैं या दर्शाते हैं तो उनको हम आंकड़े कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, आंकड़ों की आवश्यकता क्या है। तो आंकड़ों की आवश्यकता ये हुई कि पृथ्वी पर घटित घटनाओं की मात्रात्मक व्याख्या करने के लिए तथा भौगोलिक विश्लेषण के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, पृथ्वी बहुत बड़ा क्षेत्र है जिस पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग घटनाएं घटित होती हैं। तो उनको हम मात्रा के रूप में उनकी व्याख्या करते हैं या अलग अलग भौगोलिक विश्लेषण के लिए हम आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है हमें, और हम आंकड़ों की सहायता से ही उनका विश्लेषण करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे बारिश को हम अगर अलग अलग स्थानों की संख्या को लेकर अगर विश्लेषण करना चाहें तो वहाँ से हम बारिश के आंकड़ों को इकट्ठा करके ही उनका विश्लेषण कर सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग स्थानों पर जैसे दूरी मापने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी है कितनी है, तो उनके लिए भी हम जो संख्यात्मक सूचना लेते हैं वो आंकड़े कहलाते हैं। नेक्स्ट है आंकड़ों के स्रोत क्या हैं। तो बच्चों, आंकड़ों के मुख्य रूप से दो स्रोत हैं। पहला है प्राथमिक स्रोत और दूसरा है द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत क्या है। प्राथमिक स्रोत जो आंकड़े प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से या किसी समूह के द्वारा अथवा किसी संगठन द्वारा एकत्रित किए गए हो। जैसे कि किसी स्थान पर मान लो बारिश हुई तो वहाँ पर किसी संगठन या समूह द्वारा उस बारिश का आंकड़ा इकट्ठा किया गया, या किसी व्यक्ति द्वारा, जैसे किसी क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, पहली क्लास में कितने हैं, 12वीं क्लास में कितने हैं, या अन्य किसी कक्षा में कितने हैं। तो अगर हम उन आंकड़ों को इकट्ठा करें तो प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग रूप से अलग अलग आंकड़ों को इकट्ठा करेगा। तो जो प्रथम बार आंकड़े इकट्ठे हुए हैं उनको कहते हैं प्राथमिक स्रोत। दूसरा है द्वितीयक स्रोत, जो आंकड़े किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित साधनों द्वारा एकत्रित किए गए हो। कहने का मतलब ये है, जैसे किसी न्यूज़ में या किसी किताब में किसी स्थान विशेष के बारे में कोई संख्यात्मक सूचना दी गई हो और हम उसकी जानकारी वहाँ से प्राप्त करके आंकड़े एकत्रित करते हैं, तो उनको कहते हैं द्वितीयक स्रोत। अब इससे आगे हैं आंकड़ों के संग्रह की विधियाँ क्या है। तो बच्चों, आंकड़ों के संग्रह की विधियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार से हैं। पहला है आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत के आधार पर, दूसरा है आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत के आधार पर। आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत के आधार पर जो विधि है, पहली विधि है वो है व्यक्तिगत प्रेषण विधि। जब हम किसी व्यक्तिगत रूप से या किसी समूह के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राप्त करते हैं तो ये उसको कहते हैं व्यक्तिगत प्रेषण विधि, जिसके द्वारा हमने आंकड़े संग्रह किए हैं। दूसरा है साक्षात्कार विधि। इसका विस्तार से हम समझें तो यदि
कोई किसी क्षेत्र विशेष में कोई शोध करता है, आविष्कार करता है या संग्रह करता है, तो हम उससे प्रत्यक्ष रूप से सूचना, संवाद या बातचीत करके आंकड़ों को प्राप्त करते हैं, तो उनको कहते हैं साक्षात्कार विधि से प्राप्त किए गए आंकड़े। बच्चों, तीसरा है प्रश्नावली या अनुसूची। प्रश्नावली के अंतर्गत आवश्यक सूचनाओं को उपलब्ध करने के लिए केवल साक्षर और शिक्षित लोगों से ही संपर्क किया जाता है। अगर कोई साक्षर है, शिक्षित है और उनसे हम किसी क्षेत्र विशेष के बारे में प्रश्न करके या पूछ करके जब हम आंकड़े एकत्रित करते हैं तो उनको कहते हैं प्रश्नावली विधि। दूसरा है अनुसूची। किसी क्षेत्र विशेष के बारे में हम किन्हीं प्रश्नों को तैयार करते हैं और वहाँ से अलग अलग लोगों से पूछ करके या जांच पड़ताल करके अपने खुद के माइंड से जब हम किन्हीं आंकड़ों को तैयार करते हैं तो उनको कहते हैं अनुसूची आंकड़े। चौथा है अन्य विधियाँ। अन्य विधियाँ बच्चों, इसके अंदर मुख्य रूप से एक ही मुख्य है जिसका नाम है वायु फोटो चित्र। जैसे किसी क्षेत्र विशेष के बारे में यदि हम आंकड़े प्राप्त करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र विशेष की फोटो है, आपको पता है आजकल गूगल मैप पर देखते हो सैटेलाइट फोटो, उनको देख करके या यातायात के मार्ग हैं उनको देख करके वहाँ की मिट्टी कैसी है, भूमि कैसी है आदि से संबंधित हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसको कहते हैं वायु फोटो चित्र विधि। दूसरा है आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत के आधार पर संग्रह की विधियाँ कौन कौन सी है। तो इसमें भी दो पार्ट हैं, एक है प्रकाशित स्रोत या साधन से और दूसरा है अप्रकाशित स्रोत या साधन से। प्रकाशित स्रोत या साधन में बच्चों मुख्य है सरकारी प्रकाशन, जैसे कि सरकार द्वारा जनगणना की जाती है या किसी बैंकों द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, मौसम विभाग द्वारा किसी मौसम से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त की जाती है, प्रकाशित की जाती है, तो उनसे अगर हम प्राप्त करते हैं तो वो है सरकारी प्रकाशन विधि। दूसरा है अर्ध सरकारी प्रकाशन। इसमें किसी नगर निकाय या किसी नगर निगम, जिला परिषद या स्थानीय जो निकाय हैं जो अर्ध सरकारी की श्रेणी में आते हैं, उनके द्वारा समय समय पर किसी क्षेत्र विशेष के बारे में कुछ आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं, तो वो अर्ध सरकारी प्रकाशन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को, UNDP, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य और कृषि संगठन आदि द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें जारी की जाती है। तो यदि हम उनसे आंकड़े लेते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन के अंतर्गत आते हैं। चौथा है निजी प्रकाशन। निजी प्रकाशन में कोई निजी संस्था है जो वार्षिक रूप से किसी पत्रिका का प्रकाशन करती है या कोई सर्वे करवाती है या किसी शोध रिपोर्ट को जारी करती है, तो उससे हम आंकड़े जो प्राप्त करते हैं वो निजी प्रकाशन के अंतर्गत आते हैं। पांचवा बच्चों समाचार पत्र और पत्रिकाएं। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र हैं या पत्रिका हैं। अगर हम उनसे विभिन्न प्रकार के आंकड़े या सूचनाएं प्राप्त करते हैं तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। छठा है इलेक्ट्रॉनिक। आजकल सबसे जो प्रमुख है वो है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से जो हम आंकड़े प्राप्त करते हैं वो द्वितीयक स्रोत के आधार पर प्रकाशित स्रोत या साधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा बच्चों अप्रकाशित स्रोत या साधन के आधार पर, जिसमें सरकारी प्रलेख, सरकार द्वारा समय समय पर कई प्रकार के क्षेत्रों के बारे में जानने के लिए
सर्वे किए जाते हैं जिनको प्रकाशित नहीं किया जाता है, केवल फाइलों में संग्रह करके रखा जाता है। यदि हम उनसे प्राप्त करें तो वो सरकारी प्रलेख के अंतर्गत आता है। दूसरा है अर्ध सरकारी प्रलेख। अर्ध सरकारी जो संस्था हैं उनके अंदर भी समय समय पर विभिन्न प्रकार के सर्वे या आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, तो हम उन आंकड़ों को प्राप्त करते हैं तो वो अर्ध सरकारी प्रलेख के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है निजी प्रलेख। किसी क्षेत्र विशेष में कोई व्यक्ति है जिसको किसी चीज़ की जानकारी है और वह अपनी व्यक्तिगत डायरी या किताब में लिखता है, और समय आने पर हम अगर उन आंकड़ों को उपयोग में लेते हैं तो वो निजी प्रलेख के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दूसरा है मुख्य आंकड़ों का सारणीयन। अब बच्चों, हमने जानकारी ली आंकड़े क्या हैं, आंकड़ों की आवश्यकता क्यों है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है, आंकड़ों के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हम आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं, और नेक्स्ट है आंकड़ों का सारणीयन, यानी आंकड़ों को हम सारणी के रूप में प्रस्तुत क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है। तो इसका मुख्य कारण है प्राथमिक व द्वितीय कच्चे आंकड़ों को, कच्चे यानी जब हम किसी संख्या को प्राप्त करते हैं, किसी जानकारी को प्राप्त करते हैं तो उनको कच्चे आंकड़े कहा जाता है। तो उनको आसानी से समझने के लिए या सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हमें आंकड़ों की सारणीयन का मतलब होता है उसको सारणी के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसको कहते हैं आंकड़ों का सारणीयन। अब अगला है आंकड़ों का संग्रह और प्रस्तुतिकरण के रूप कौन कौन से हैं। आंकड़ों का हम संग्रह करते हैं या प्रस्तुत करते हैं, वो किन किन रूपों में हम कर सकते हैं। तो इसके मुख्य रूप से दो रूप हैं, निरपेक्ष रूप या संकेत सूची रूप। निरपेक्ष रूप का अर्थ है जब हम किन्हीं आंकड़ों को अपने मूल रूप में, संख्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें निरपेक्ष आंकड़े कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में माना कि बारिश 50 mm हुई है और हम किसी सारणी में सीधा उस क्षेत्र विशेष का नाम और आगे उसी संख्या को लिख दें 50, तो उनको हम निरपेक्ष रूप कहेंगे या निरपेक्ष आंकड़े कहेंगे। दूसरा है संकेत सूची रूप। संकेत सूची रूप में जैसे मान लो हम 4 या 5 स्थानों के आंकड़ों की तुलना कर रहे हैं और हम सारणी न बना करके, संख्या न बना करके हम उनके लिए बॉक्स बना लें। जैसे किसी में 10 mm हुआ है तो छोटा बॉक्स, 20 mm हुआ है तो उससे बड़ा, 30 mm हुआ है तो उससे बड़ा। इस प्रकार संकेत के रूप में अगर हम सारणी बनाते हैं तो उनको संकेत सूची रूप कहते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके सुझावों को ज़रूर शामिल किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।